वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के साइंस के प्रश्न के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। और ये सारे प्रश्न जो है आपको 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है सब। तो जो एग्जाम के लिए आपका जो है काफ़ी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कि 2022 में किस प्रकार का पैटर्न था, पैटर्न लगभग वही है, सिर्फ क्वेश्चन का जो नंबर था, मार्क्स था, वो बदल दिया गया है। पिछले साल एक क्वेश्चन में जो है 3 नंबर करके था और इस बार जो है एक क्वेश्चन में 1 ही नंबर करके है। और इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पिछले बार नेगेटिव मार्किंग था। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और जाने से पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 86 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है x, ऊपर में आपका 23 दिया हुआ है और नीचे में 11 है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर में जो रहता है और नीचे जो रहता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है ये देखना है। x के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 11, 10, 13 या 12। तो इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। ऊपर में जो रहता है 23, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 23 हो गया। और आपका जो ये नीचे जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। ये आपका 11 है। आपको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 और परमाणु संख्या है 11, घटेगा तो कितना आएगा, 12। देखिए 12 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 100 वाट के एक बल्ब कितना वाट का है, 100 वाट का है। 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितनी होगी। 100 वाट का बल्ब है, अगर हम 1 मिनट जलाएंगे तो उसका खपत कितना होगा। तो ऊर्जा खपत के लिए आपका एक फॉर्मूला है, वो जान लीजिए पहले। खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर होता है P इंटू टी। ठीक है, P जो है वो आपका है 100, कितना है, पावर कितना कंजप्शन कर रहा है, वाट कितना, वाट का बल्ब है 100 का। और टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 सेकंड होता है। इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 जूल। कितना आ जाएगा, 600 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है ये, 88 नंबर। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान बताइए। धारा, विद्युत धारा को हम लोग यहाँ पे I से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल टू होता है Q/T। क्या होता है, Q/T। और Q को हम लोग लिखते हैं N इंटू E, और नीचे में आपका आ जाएगा T। ठीक है, इतना तक। N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो कितना है, 1020। और आपका E जो है इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखते हैं। ठीक है, 10⁻⁻19 याद रखिएगा, 10⁻⁻19। और अपॉन जो T है वो है 1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.632 इंटू 10⁻⁻17 एम्पियर। देखिए ये कहाँ पर है आपका, तो ये है ऑप्शन डी में। 1.6 अगर दीजिएगा तो आपके पास आएगा -17, और 16.3 दीजिएगा तो आपके पास गुना में आएगा 10⁻⁻16। तो आपका ऑप्शन जिस हिसाब से है यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1.6 नहीं है, 16.3 है, 3 है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 89 नंबर, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, लेड, कॉपर, लोहा या पारा। सबसे सक्रिय धातु पूछा है, तो सबसे सक्रिय धातु के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कौन है। लोहा जो है, लोहा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लेड है जिसको हम लोग पीबी कहते हैं। फिर उसके बाद कॉपर है जिसको हम लोग सीयू कहते हैं। फिर उसके बाद आपका है मरकरी जिसको हम लोग एचजी कहते हैं। तो सबसे अगर क्रियाशील देखा जाए तो लोहा है, लोहा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 2022 के पूछे हुए हैं। एग्जाम के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लिनियस, अरस्तु, छिटेकर या बॉथम और हुकर? वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार पर सजीवों के वर्गीकरण का प्रयास करने वाला प्रथम जीव विज्ञानी जिसका नाम था अरस्तु। कौन था? अरस्तु था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 91। अवतल लेंस का आवर्धन जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं बराबर होता है यू बाई बी, यू भी, यू इंटू भी जिसको कहते हैं, यू प्लस भी या भी बाई यू। 91 का आंसर बताइए। तो अवतल दर्पण में एम बराबर जो होता है, एम बराबर होता है भी बाई यू। भी हो गया आपका वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और यू हो गया वस्तु की दूरी। ठीक है, ये तो भी आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब इसको छाया कहते हैं और यू होता है वस्तु। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अवतल लेंस में हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ ऑप्शन जो है आपका भी बाई यू, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉन्ग है। 92। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए, यानी उसमें डाल दिया जाए, तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर के नीचे से ऊपर की सतह पर उनका क्रम क्या होगा? यानी कि पहले मरकरी होगा, तेल होगा, पानी होगा, मरकरी होगा, पानी होगा या तेल होगा? पानी पहले होगा, तेल होगा, मरकरी होगा, पानी, मरकरी, तेल। बताइए क्या आंसर होगा 92 का? तो सबसे पहले होगा मरकरी। क्या होगा? मरकरी। दूसरा नंबर में होगा पानी और तीसरा में हो जाएगा आपका तेल। ये तीनों क्रम में हो जाएगा, मरकरी, पानी और तेल। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मरकरी, पानी तथा तेल में मरकरी का घनत्व सबसे अधिक तथा तेल का घनत्व सबसे कम होता है। अतः सबसे नीचे तल में जो है क्या रहेगा? मरकरी रहेगा, बीच में पानी रहेगा और सबसे ऊपरी परत पर कौन होगा? तेल होगा। तेल कभी भी नीचे नहीं रहेगा, वो ऊपर आ ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा? हमेशा एक से कम होगा, हमेशा एक से ज़्यादा होगा, एक से कम या एक के बराबर या एक से ज़्यादा? किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होगा? बताइए इसको। विस्थापन आरंभ बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी होती है। बिल्कुल, जहाँ से आप दूरी चलना शुरू करते हैं और जहाँ खत्म होते हैं, इनके बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अतः विस्थापन कुल तय दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन जो है कुल तय दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए जो है विस्थापन क्या होगा? विस्थापन बटे जो दूरी होगा वो एक से छोटा या एक के बराबर होगा। एक से छोटा होगा विस्थापन और दूरी जो है वो एक से छोटा होगा, यानी तो एक के बराबर होगा। एक से छोटा, एक से कम या एक के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? फल जो है पुष्प के कौन से भाग से बनता है? पंकेसर से, वर्तिकाग्र से, अंडाशय से या डिंब से? बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी पौधे का फल जो होता है वो अंडाशय से बनता है। ओवरी जिसको हम लोग कहते हैं, अंडाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। अंडाशय से निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3 या Ca कैल्शियम जिसको हम लोग कहते हैं? 95 का आंसर बताइए। बुझा हुआ चूना CaOH2 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा इसको, बुझा हुआ चूना। CaO जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। और CaCO3 लाइम स्टोन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। और कैल्शियम एक प्रकार का धातु है। सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी मिल गया। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, CaOH2 बुझा हुआ चूना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 96, ये आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना, वनों की कटाई करना, सिंचाई या साक्षरता? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को कटने से बचाना, यानी कि वृक्ष को बचाना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
और चिपको आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान ग्रामीण जो लोग थे, गांव देहात के जो लोग थे, उसके द्वारा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाकर पेड़ से चिपक जाते थे। यानी कि ये पेड़ अगर है तो इसके चारों ओर मानव जो है, औरतें जो है खास करके चिपक जाते थे कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, अगर पेड़ कट जाएगा तो हमारा पर्यावरण जो है दूषित हो जाएगा, हम लोग को जीने में दुश्वारी हो जाएगी। इस अहिंसक आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं अभी, इस आंदोलन के जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सोशल साइंस में भी पूछा गया है। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के नेतृत्व करते थे, उसी के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं। अमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र होता है। विद्युत परिपथ में लगा हुआ रहता है अमीटर, वो विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है, उसको हम लोग अमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध जो है वो क्या रहता है? नगण्य रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है, जिससे कि यह संपूर्ण विद्युत धारा का सही मापन कर सके। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, इथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? इथेनोइक अम्ल जो होता है उसका जलीय विलयन क्या कहलाएगा? फेलिंग विलयन, टॉलेंस, रिएजेंट, सिरका या इनमें से कोई नहीं। 98 का बताइए। इथेनोइक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहेंगे? सिरका कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है अचार बनाने में किया जाता है। इथेनोइक अम्ल का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? अचार बनाने के लिए, और भोजन को, जैसे कोई भोजन होता है उसको रक्षा करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र होता है इथेनोइक अम्ल का CH3COOH, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हर एग्जामों में देखने को मिलता है। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? इथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकिनिन्स। 99 का बताइए। फलों को पकने के लिए जो है इथिलीन गैस की जरूरत पड़ती है। कौन सा हार्मोन? इथिलीन। इथिलीन आप खरीद के भी ला सकते हैं और फलों में लगा देंगे तो वो फल जो है 1 से 2 दिन में क्या हो जाएगा? पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का है। सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, अतिचालक है। मिट्टी के घर जो होते हैं वो गर्मियों के मौसम में ठंडा रहते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते हैं, और जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या है? खाली जगह में आपको बताना क्या होगा। मिट्टी उष्मा का कुचालक है क्योंकि मिट्टी में जो है उष्मा प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में मिट्टी का घर ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? कौन सा टीका जो है काली खांसी, टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी टीका, बीसीए टीका, टीएबी टीका या एचआईवी टीका? बताइए 101 का आंसर क्या होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेटनस, खांसी और डिप्थीरिया जैसे बीमारी से बचाव के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पेर्टुसिस टेटनस। डिप्थीरिया पेर्टुसिस टेटनस इसका फुल फॉर्म ही होता है और ये तीनों बीमारी के लिए कारगर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी अंकुरित बीज में, सुप्त बीज में, सूखे बीज में या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है डी नंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? तो अंकुरित बीज जो होता है, अंकुरित बीज, उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन है, आलू में अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट इंग्लिश में कहते हैं, रोग किसके द्वारा होता है? आलू में अगेती झुलसा किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलानी या फाइटोरिया इन्फेस्टस या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, और ऑप्शन डी है फिथियम एनफेनी डेर्मोटम।
बताइए 103 का आंसर क्या होगा। अर्ली ब्राइट रोग किसके द्वारा होता है आलू में? तो ये होता है, ये रोग अल्टरनेरिया सोलानी नामक के कारण होता है। अल्टरनेरिया सोनाली के कारण जो है क्या होता है, अर्ली ब्लाइट रोग होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गुवाहाटी में, मासिन राम में, कोलकाता में या फिर शिमला में? विश्व में सबसे अधिक वर्षा अगर देखा जाए तो वो मेघालय के मासिन राम में होता है। कहाँ पर? ये मेघालय में है। विश्व के लिए ये फेमस है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 1141 सेमी के हिसाब से वर्षा होती है वहाँ पर। यहाँ गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं के कारण जो है ये वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 105 नंबर क्वेश्चन है। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में या प्लेटी हेलमिंथीज या हेलमिंथेज में? ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम जो है उसका स्तर संगठन नहीं पाया था, वो प्लेटी हेलमिंथीज में नहीं पाया था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। एनिमेलिया ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जानवरों का एक समूह है जो ये सामान्यतः फ्री लिविंग तथा प्लास्टिक जानवर होते हैं। ये सामान्यतः चमड़े से डिफ्यूजन तकनीक से सांस लेते हैं। इनमें ऑर्गन होते हैं परंतु ऑर्गन सिस्टम का अभाव होता है। इनमें नर तथा मादा शरीर से एक ही शरीर में मौजूद होते हैं। इनमें पुनर्जनन की क्षमता भी पाई जाती है। ये प्लेटी हेमंथीज है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। तो आज जो है साइंस का 2022 का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम करा दिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी नहीं करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।